हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चन को यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। वन शॉट वीडियो है, यानी कि एक ही वीडियो में आपको सभी चैप्टर के जो आपके मिड टर्म में आने वाले हैं वो सभी चैप्टरों के एमसीक्यू क्वेश्चन आपको सिंगल वीडियो में मिल जाएंगे। ठीक है, आपके मिड टर्म एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली वीडियो, बहुत ध्यान से आपको देखना है। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर कीजिए आप, अगर आपने नहीं किया है तो आप इसको कर लो, आपको वहाँ पे पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे। तो आपको क्लास 11 ESP टेलीग्राम पे सर्च करना है, उसको ज्वाइन करना है। ठीक है, आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो। मान लो अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप डायरेक्ट मुझे यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं क्लब वेस्ट स्टडी पॉइंट इंस्टाग्राम पे जाके, और जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं आपको रिप्लाई जरूर करूँगा। ठीक है, हमारी वेबसाइट पे भी विजिट करें, वेबसाइट पे भी आपको पीडीएफ नोट्स भी मिल जाएंगे। इसके अलावा आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर वाइज नोट्स, या फिर मान लो आपको एमसीक्यू चैप्टर वाइज देखने हैं, लॉन्ग क्वेश्चन देखने हैं, शॉर्ट क्वेश्चन देखने हैं, तो सब कुछ आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे। आप वहां पे जाके आराम से पढ़ सकते हो, बिल्कुल फ्री है। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपने चैप्टर नहीं देखे हैं, बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया कि सारे चैप्टर आपको देखने हैं, अच्छे तरीके से तैयार करना है। इसके लिए प्लेलिस्ट में जाके आपको सारे चैप्टर अवेलेबल करा रखे हैं, वहाँ पे सारी वीडियोस हैं, उसको जाके अच्छे तरीके से देख लीजिए। पूरी प्लेलिस्ट आपके सामने है। इसके अलावा वन शॉट वीडियो ऑलरेडी बना दी है। लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन कहाँ पे मिलेंगे आपको? इस वीडियो में मिलेंगे। ये वीडियो पहले से आ रखी है, काफ़ी दिन पहले मैंने बना दी थी। इसको जरूर देखना है, एमसीक्यू को जरूर देखना है। इसके अलावा आपके कार्टून मैप वगैरह जो भी हैं, आगे उसकी भी वीडियो बना दूंगा, तो आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं चैप्टर वाइज एमसीक्यू की। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पे, ध्यान से देखिए कि भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ। ठीक है, तैयार कब हो गया था बनकर? कई सारी डेट आपके सामने है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949। यानी 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान जो था वो बनकर तैयार हो गया था। अब एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे आपसे ये नहीं पूछा है कि कब लागू हुआ, यहाँ पे आपसे पूछा है कि कब बनकर तैयार हो गया था। तो आप क्या बोलोगे? ये आंसर कर दोगे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखो। अब यहाँ पे आपसे क्या पूछा हुआ है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ, यानी बन चुका था 26 नवंबर 1949 को बन चुका था, हम पढ़ चुके हैं, लेकिन ये लागू कब हुआ था? यानी ये हमारा 26 जनवरी 1950 को, ठीक है, लागू कर दिया गया था। यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। कैसी भी लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछे आपको आंसर पता होना चाहिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान को बनने में कितना समय लग गया, यानी कितने कितने कितना टाइम लग गया था। यहाँ पे मंथ और डेज वगैरह सब दे रखे हैं, तो इसमें लगे थे 2 साल 11 महीने 18 दिन। यानी सी ऑप्शन हो जाएगा, 2 साल 11 महीने 18 दिन। ठीक है, इतना समय लग गया था हमारे संविधान को बनने में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कठोर संविधान से आप क्या समझते हैं? देखिए, ऐसा संविधान जिसमें आसानी से कोई भी चेंजेस ना हो सके, ठीक है, जिसमें कोई बदलाव ना हो सके आसानी से, ऐसे संविधान को हम कठोर संविधान कहते हैं। तो ऑप्शन को देखते हैं। ठीक है, देखो ये बी ऑप्शन हो जाएगा, जिसमें आसानी से संशोधन ना किया जा सके, यानी जिसमें आसानी से बदलाव नहीं किए जा सकते हैं, तो ऐसे संविधान को हम क्या बोलते हैं? कठोर संविधान बोलते हैं। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे? बहुत इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे मूल संविधान का मतलब क्या है? ठीक है, मूल संविधान कहने का मतलब है जब हमारा संविधान बनकर रेडी हो गया था, जो हमारा बिल्कुल ओरिजिनल संविधान था, उस समय कितने आर्टिकल थे, कितने अनुच्छेद थे? तो 395 यानी 395 आर्टिकल थे। लेकिन आज के समय में हम आर्टिकल देखेंगे तो इससे ज्यादा मिलेंगे। क्यों? क्योंकि मूल संविधान में तो इतने थे, लेकिन बाद में जैसे जैसे मतलब आगे हमें जरूरत पड़ी तो हमने कई सारे नए कानून बना दिए, कई सारे नए आर्टिकल उसमें जुड़ते गए। कुछ चीज़ हमको लगा कि भाई हमारे मतलब हमारे हमारे जो सरकार है उसको लगा, ठीक है, हमारी संसद को ऐसा लगा कि किसी कानून को हटा देना चाहिए, तो उन्होंने उसको हटा दिया, किसी आर्टिकल को हटा भी दिया तो किसी आर्टिकल को जोड़ भी दिया। तो इस तरीके से आज के समय में ज़्यादा है, लेकिन मूल संविधान वाला ही पूछा जाता है पेपर में। तो 395 बिल्कुल याद करके जाना, हो सकता है पेपर में आ जाए। अगला क्वेश्चन, मूल संविधान में कितने भाग थे, कितने पार्ट्स में हमारा संविधान डिवाइडेड है? तो मूल संविधान जो हमारा था उसमें 22 भाग थे। ठीक है, 22 भाग थे ओरिजिनल संविधान में, ये याद रखना। वर्तमान में कितने हैं ये भी हो सकता है पूछा जा सके। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन रख रखे हैं, उनको भी देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि विभाजन और मुस्लिम लीग के बहिष्कार के बाद संविधान सभा में कितने सदस्य बचे थे? आपको पता होगा कि मैंने जो आपको बताया था कि हमारी संविधान सभा थी उसमें टोटल 389 मेंबर थे शुरू में। ठीक है, शुरू में स्टार्टिंग में, लेकिन बाद में मुस्लिम लीग ने क्या कहा था? मुस्लिम लीग ने ये कहा था कि हमें
ये संविधान नहीं चाहिए, हमें अलग देश चाहिए, हमें पाकिस्तान चाहिए और पाकिस्तान का हम अलग संविधान बनाएंगे। ऐसा किसने कहा था? मुस्लिम लीग ने कहा था। यानी मुस्लिम लीग ने संविधान सभा को छोड़ दिया था, संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया था। तो फिर कितने सदस्य बचे थे? 299 सदस्य बचे थे। ठीक है, यानी जब उन्होंने छोड़ दिया तो इतने सदस्य बचे थे। अब यहाँ पे आपसे ये क्या पूछा जा रहा है कि विभाजन और मुस्लिम लीग के बहिष्कार के बाद संविधान सभा में कितने सदस्य बचे थे? तो आप क्या करोगे? 299। आप बोलोगे कि 299 सदस्य जो थे वो बचे थे। ठीक है, 299 हो जाएगा। अब एक चीज और है, यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनेगा कि जिस दिन संविधान पूरा हो गया था, उसमें सबके सिग्नेचर हुए थे, उस दिन कितने मेंबर अवेलेबल थे? तो उसका अलग आंसर बनेगा। ठीक है, उसमें 284 थे। आगे क्वेश्चन होगा तो मैं आपको वहां पे बताता हूँ। अगला क्वेश्चन है कि संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? कुंजी मतलब चाबी होता है एक तरह से, तो किसे कहा जाता है? ऑप्शन ध्यान से देखिए, संविधान की प्रस्तावना को, अनुच्छेद को, या फिर उसके भाग को, या इनमें से कोई नहीं। तो संविधान की जो प्रस्तावना है ना, इसको संविधान की कुंजी के रूप में हम जानते हैं। ठीक है, ए ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने भारतीय संविधान पे हस्ताक्षर करे? ये वही क्वेश्चन आ गया, अब थोड़ा सा लैंग्वेज को घुमा दिया है। ठीक है, हमने अभी क्या पढ़ा था कि टोटल मेंबर थे 389। ऐसा हमने स्टार्टिंग में देखा था कि जब हमारी संविधान सभा बनी थी तो शुरुआत में इतने सदस्य थे, लेकिन मुस्लिम लीग ने छोड़ दिया था। तो कितने बचे थे? 299 बचे थे। यानी इतने लोगों ने संविधान सभा में काम किया है और संविधान को बनाने का कार्य किया है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर करे? यानी जिस दिन संविधान पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया था, सभी मेंबर्स ने उसमें सिग्नेचर करे थे। तो उस दिन कितने मेंबर्स वहां पे उपस्थित थे, यानी प्रेजेंट थे? तो इसका आंसर हो जाएगा 284, यानी 284 सदस्य। बहुत इंपॉर्टेंट है, अलग अलग क्वेश्चन है, इसीलिए बार बार फोकस कर रहा हूं। किसी भी लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछे, कभी गलत मत करके आना। ठीक है, आगे देखते हैं। मूल संविधान यानी ओरिजिनल संविधान जो है, उसमें कुल कितनी अनुसूचियां थी? ठीक है, तो मूल संविधान में टोटल 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, याद रखना है। आगे चलते हैं। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? टेम्परेरी अध्यक्ष, तो ये डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्न में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता है? तो देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा संविधान भारत का है, क्या ये है? बिल्कुल है। आप कहोगे सही है पॉइंट। फिर दूसरा कह रहा है कि लचीला तथा कठोर का मिश्रण, यानी हमारे संविधान लचीला भी है और कठोर भी है, तो ये भी ठीक है, आपका बी पॉइंट भी ठीक है। इसमें मौलिक अधिकार का भी प्रावधान है, क्या हमारा संविधान हमको मौलिक अधिकार देता है? तो आप कहोगे यस, बिल्कुल देता है, तो यानी आपका सी पॉइंट भी यहाँ पे ठीक है, ए भी ठीक है, बी भी ठीक है, सी भी ठीक है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? डी, उपरोक्त सभी, यानी सारे ही ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष अभी हमने पढ़ा था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, लेकिन स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, ये याद रखना है। बहुत बच्चे यहाँ पे गलत कर देते हैं। बच्चे क्या करते हैं? भीमराव अंबेडकर कर देते हैं, तुरंत ही देखेंगे भीमराव अंबेडकर कर देंगे, गलत है। ठीक है, अध्यक्ष, प्रारूप समिति के अध्यक्ष, ये अलग अलग क्वेश्चन है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अस्थायी अध्यक्ष पूछा जाए संविधान सभा का तो आपको डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बताना है, स्थायी अध्यक्ष पूछा जाए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बताना है। ठीक है, आगे चलते हैं। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को इसकी पहली बैठक हुई थी, 11 दिसंबर को दूसरी बैठक हुई थी, 13 दिसंबर को तीसरी बैठक हुई थी। ठीक है, तो आपको पहली, यहाँ तो पहली पूछी हुई है, हो सकता है पेपर में पूछे कि संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई थी, तो आपको 11 बताना है। ठीक है, तीसरी पूछे तो आपको 13 बताना है, तो तीनों ही डेट आपको यहाँ पे याद कर लेनी है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट। तो देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे, ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, संविधान सभा के अध्यक्ष पूछा जाता है, वो वहां पे भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कर देते हैं, वो नहीं है। अध्यक्ष पूछेंगे तो हमें राजेंद्र प्रसाद बताना है। मैं आपको सारी चीजें साथ के साथ बताते हुए चल रहा हूँ, बिल्कुल याद करते हुए चलना है इनको। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर प्रारूप समिति के अध्यक्ष पूछेंगे तब आपको क्या बताना है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव जो था वो कब लाया गया था और किसके द्वारा लाया गया था? तो ये जो देखो, संविधान सभा की जो तीसरी बैठक हुई थी, ठीक है, उसमें लाया गया था। तो पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। दूसरी बैठक कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946 को। तीसरी बैठक कब हुई थी? 13 दिसंबर 1946 को, यानी तीसरी बैठक में। कब हुई थी हमें पता लग गया, 13 दिसंबर 1946। तो ऑप्शन में देखो कहाँ है 13 दिसंबर, ये रहा 13 दिसंबर 1946। फिर आपसे ये भी पूछा हुआ है कि किसके द्वारा लाया गया था, कौन लेकर आया था? तो देखो, जवाहरलाल नेहरू लेकर आए थे उद्देश्य प्रस्ताव। ठीक है, अब उद्देश्य प्रस्ताव है क्या, आपको छोटा सा बता देता हूं कि हमारा भारत का संविधान
कैसा होगा, क्योंकि उस समय संविधान नहीं बना था, संविधान बनाना था, तो हमारे देश का संविधान कैसा होगा, उसमें क्या क्या प्रावधान होंगे, ठीक है, वो सारी बातें, उसकी एक रूपरेखा या उसका एक ब्लूप्रिंट आप मान सकते हो, वो इसके अंदर था, जिसको उद्देश्य प्रस्ताव कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। कानून निर्माण की विधि और सरकार के संसदीय स्वरूप का जो प्रावधान है कहाँ से लिया गया है। देखिए, हमने चैप्टर में पढ़ा था कि हमारे संविधान को उधार का थैला कहा जाता है। ठीक है, क्यों कहा जाता है, क्योंकि हमारे जो संविधान बना है उसमें अलग अलग देशों से प्रावधान ले रखे हैं। तो वो आपसे पूछा हुआ है कि कानून जो बनता है हमारे यहाँ पे और सरकार का जो संसद वाला स्वरूप है यानी संसदीय स्वरूप है, ये कहाँ से लिया है हमने, तो ये हमने ब्रिटेन से लिया है। ठीक है, डी ऑप्शन आप देखिए, डी ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीति निर्देशक तत्व ये हमारे संविधान में कहाँ से लिया गया है। तो अगर आप सही से पढ़ कर आए हो चैप्टर को तो आपको पता होगा कि आयरलैंड जो था, आयरलैंड के संविधान से हमने नीति निर्देशक जो तत्व है जिसको हम डीपीएससी कहते हैं, इसको हमने वहीं से लिया था। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा का गठन किसकी सिफारिश पे हुआ था, यानी जो संविधान सभा हमारी बनी थी वो किसकी सिफारिश पे इसका गठन किया गया था। ठीक है, तो ये कैबिनेट मिशन, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है, याद कर लेना। और आपको एक और बात बता दूं, ये आपके पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, यानी आपके पेपर में कम से कम 2 बार पूछा हुआ है अलग अलग। अगर आप पिछले 3-4 साल के पेपर को उठा के देखोगे ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस बात की एक बेहतर दलील है कि संविधान की प्रामाणिकता संसद से ज़्यादा है, यानी संविधान संसद से भी ऊपर है, ज़्यादा प्रामाणिक है। तो ये हमें कैसे पता लगेगा, तो हम एक एक ऑप्शन पढ़ेंगे तब हमें पता लगेगा। तो देखिए, संसद के अस्तित्व में आने से कहीं पहले संविधान बनाया जा चुका था, क्या ये पॉइंट बताओगे, नहीं। संविधान के निर्माता संसद के सदस्यों से कहीं ज्यादा बड़े नेता थे, ये भी नहीं होगा भाई, ऐसे नहीं, बड़े छोटे नेता से थोड़ी हम इसको देखेंगे, ये भी गलत है आपका पॉइंट। फिर संविधान ही हमको बताता है कि संसद कैसे बनाई जाएगी और इसमें कौन कौन सी शक्तियां प्राप्त होगी, तो ये पॉइंट हमारा ठीक है, क्योंकि हमारा संविधान बिल्कुल डिटेल में बताता है संसद कैसे बनेगी, संसद कैसे काम करेगी, ठीक है, किसके क्या अधिकार हैं, ये सारी चीज हमें संविधान ही बताता है। तो सी पॉइंट हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा संविधान का काम नहीं है। ध्यान से देखिए, क्या काम है ऐसा जो संविधान का काम नहीं है। ये नागरिकों के अधिकार की गारंटी देता है, यस, हमारे संविधान हमारे जो जनता है नागरिक उनको अधिकार देता है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये शासन की विभिन्न शाखाओं की शक्तियों के अलग अलग क्षेत्र का रेखांकन करता है, बिल्कुल ठीक है, कि शासन कहाँ होगा, कैसे होगा, किस शासन की कितनी शक्ति होगी, केंद्र सरकार की क्या शक्ति होगी, राज्य सरकार की क्या शक्ति होगी, वो सारी चीजें संविधान बताता है। तो बी पॉइंट भी हमारा ठीक है। ये सुनिश्चित करता है कि सत्ता में अच्छे लोग आए, ये गलत है भाई। ठीक है, अब लास्ट वाला भी देख लेते हैं, ये कुछ साझे मूल्यों की अभिव्यक्ति करता है, चलो ये भी ठीक है, लेकिन सी पॉइंट यहाँ पे बिल्कुल गलत है। हमारा संविधान ये सुनिश्चित नहीं करता है कि सत्ता में हमेशा अच्छे लोग आए, तभी तो आप देखते हो कि सत्ता में हमेशा अच्छे लोग नहीं आते, कई बार ऐसे भी नेता होते हैं जो कि अच्छे होते हैं, कई बार ऐसे भी नेता होते हैं जो कि अच्छे नहीं होते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीजें होती हैं, तो यहाँ पे ये पॉइंट हमको समझना था और ये भी पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। अब आपके सामने ना जो सोर्स वाला क्वेश्चन है, यानी कि संविधान में कहाँ से क्या लिया गया है, वो वाला क्वेश्चन है, लेकिन इसमें आपको मिलान करके बताना है कि कौन सी चीज़ कहाँ से ली गई है। तो अगर आपने देखा हो तो अभी जस्ट हमने डिस्कस करा था कि नीति निर्देशक तत्व जो हैं ये आयरलैंड से लिए गए हैं। ठीक है, अभी हमने डिस्कस करा था। ठीक है, स्वतंत्रता समानता बंधुत्व जो है ये कहाँ से है, ये फ्रांस का है। ठीक है, संविधान में संशोधन, ये जो संशोधन होता है ये साउथ अफ्रीका से है। ठीक है, संविधान में मौलिक अधिकार ये कहाँ से, ये यूएसए से हैं, यानी कि अमेरिका से हैं। तो इस तरीके से आप इसको क्या कर सकते हो, मैच कर सकते हो। मैं एक बार आपके सामने से हट जाता हूँ, आप एक बार ध्यान से इसको देख लो। ठीक है, देख लिया, अब चलते हैं आगे। मैंने इसका आंसर भी लगाया हुआ है, तो आंसर वाला भी आप देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पहले चैप्टर के एमसीक्यू खत्म हो जाते हैं। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 के, दूसरे चैप्टर के। तो देखिए, सेकंड चैप्टर हमारा निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकारों का सटीक वर्णन है, यानी मौलिक अधिकारों के बारे में सटीक वर्णन किस पॉइंट से हमको पता लगेगा। तो देखिए, किसी व्यक्ति को प्राप्त समस्त अधिकार मौलिक अधिकार होते हैं, बिल्कुल गलत है। सारे अधिकार मौलिक अधिकार नहीं होते, कानूनी अधिकार हो गए, वैधानिक अधिकार हो गए, मौलिक अधिकार हो, बहुत सारे फर्क हैं, तो सारे अधिकार नहीं होते हैं, तो ये गलत है। ठीक है, फिर कानून द्वारा नागरिक को प्रदत्त समस्त अधिकार, यानी कानून जो
नागरिकों को सारे अधिकार देता है, क्या सब के सब मौलिक अधिकार हैं? तो ये भी गलत है। ठीक है। संविधान द्वारा प्रदत्त और सुरक्षित समस्त अधिकार, ये भी गलत है। संविधान द्वारा प्रदत्त वो अधिकार जिन पर कभी प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता, जिसकी गारंटी मिलती है, वो मौलिक अधिकार होते हैं। तो डी ऑप्शन आपका क्या है यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि संविधान ने जो मौलिक अधिकार दिए हैं उस पर बैन नहीं करा जाएगा और उसको उसकी गारंटी भी हमें देता है। ठीक है, अगर हमारा हनन हो रहा है तो हम कोर्ट में भी जा सकते हैं। तो डी पॉइंट आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस मौलिक अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा कहा गया है? बहुत इंपॉर्टेंट। इसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो हैं उन्होंने भी कहा था कि जो हमारा आर्टिकल 32 है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसको हृदय और आत्मा क्यों कहा गया है? सोचो थोड़ा। ये इसलिए कहा गया है क्योंकि इसी आर्टिकल के तहत हमें जो मौलिक अधिकार मिले हैं उसकी एक तरह से गारंटी मिलती है। मान लो हमें कोई मौलिक अधिकार मिला हुआ है, ठीक है, अगर कोई उसका हनन करता है तो हम कोर्ट में जाएंगे। कोर्ट में जाएंगे कैसे? तो इसी के तहत, ठीक है, कि हम कोर्ट में जा सकते हैं। ये हमें गारंटी देता है मौलिक अधिकारों की। हम कोर्ट में जाएंगे, हम बोलेंगे भाई ऐसा ऐसा है, हमारे साथ ये हो रहा है, तो कोर्ट क्या करेगी? सुनवाई करेगी। ठीक है, तो 32 जो आर्टिकल है बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है पेपर में आ जाए, हो सकता है लैंग्वेज घुमा के पूछा जाए, तब भी आपको कर देना है। ठीक है, अब बात करते हैं आर्टिकल 17। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। ये किस चीज़ के खिलाफ था? तो ये छुआछूत वाला था। ठीक है, यानी आपको पता है हमारे यहाँ पे जाति प्रथा थी, छुआछूत ये सिस्टम था। कुछ को अच्छा नहीं माना जाता था, ठीक है, कुछ जातियों को। तो अस्पृश्यता का अंत यानी छुआछूत का अंत आर्टिकल 17 के तहत हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं। किसी को शंका यानी शक के आधार पर गिरफ्तार करना डैश कहलाता है। मान लो किसी व्यक्ति ने कोई क्राइम नहीं करा है लेकिन पुलिस को शक है कि भाई ये गलत काम में लगा हुआ है, हो सकता है कल को ये कुछ गलत काम कर दे, ठीक है, कुछ गलत कर दे, ऐसा हो सकता है बिल्कुल। लेकिन ठीक है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन इसने गलत काम करा नहीं, लेकिन फिर भी सरकार पुलिस जो है उसको गिरफ्तार कर सकती है। तो वो किसके तहत कर सकती है? इसको निवारक नजरबंदी कहा जाता है। ठीक है, जरूरी नहीं है उसने क्राइम करा हो, लेकिन अगर साबित हो जाता है कि वो क्राइम करने वाला था तो उसकी सजा और ज्यादा बढ़ाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा की संज्ञा दी थी? अभी हमने आर्टिकल 32 पढ़ा था, बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपसे आर्टिकल नहीं पूछा। इस बार आपसे सीधा अधिकार ही दे दिया आपके सामने। तो उसको कहा जाता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, डी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि संविधान का जो 42वां संशोधन था, 42 अमेंडमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कब हुआ था? ये सन 1976 में हुआ था। ठीक है, और इसको मतलब इस समय क्या हुआ था, बहुत बड़े बड़े मतलब संशोधन कर दिए गए थे। देश में इमरजेंसी लगा दी गई थी, आपातकाल लगा दिया गया था, उसके बाद ये सब हुआ था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत आता है। अगला क्वेश्चन है कि मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे, यानी जो ओरिजिनल संविधान है उसमें कितने मौलिक अधिकार थे? तो देखिए आज के समय में हम बात करते हैं तो आज हम कहते हैं 6 मौलिक अधिकार हैं। तो क्या हमेशा से 6 मौलिक अधिकार थे? आप बोलोगे नो, नहीं। ठीक है, तो मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, एक को हटा दिया गया था तो 6 बचे थे। कौन सा हटा दिया गया था? संपत्ति का अधिकार। ठीक है, आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत के संविधान के किस भाग में, कौन से पार्ट में मौलिक अधिकारों के बारे में डिस्कशन मिलता है? तो जो पार्ट 3 है, ठीक है, जो हमारे संविधान का पार्ट 3 है, इसमें मौलिक अधिकार की चर्चा आपको मिलती है। और भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में आपको मौलिक अधिकारों का वर्णन मिलता है? तो पार्ट 3 में है, लेकिन आर्टिकल 12 से 35 आप देखोगे तो इसमें आपको मौलिक अधिकारों का वर्णन मिलता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किस अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर एक सामान्य कानूनी अधिकार बना दिया गया है? ठीक है, तो देखिए पहले 7 मौलिक अधिकार होते थे, अभी हमने पढ़ा था, एक हटा दिया गया था, तो अब 6 बचे थे। ठीक है, तो वो एक जो हटा दिया गया है वो कौन सा है? अब ध्यान से एक बार देखो तो आपको पता लगेगा, जो संपत्ति का अधिकार है ना, इसको हटा दिया गया है। ये पहले मौलिक अधिकार होता था पर इसको हटा दिया गया है। अब इसको क्या बना दिया गया है? इसको सामान्य कानूनी अधिकार बना दिया गया है। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निवारक नजरबंदी अधिकतम कितने महीनों तक हो सकती है? मान लो किसी को शक के आधार पर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, उसने कोई क्राइम नहीं करा है, पुलिस को लग रहा है कि वो कोई क्राइम कर सकता है, इसलिए पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया। किसके तहत? निवारक नजरबंदी के तहत। तो उसको मैक्सिमम कितने दिन तक पुलिस रख सकती है? ठीक है, तो इसमें हम ये कहेंगे कि 3 महीने तक यानी 3 मंथ तक पुलिस उसको रख सकती है। ठीक है, अपनी मतलब गिरफ्तारी में। लेकिन अगर मान लो साबित हो जाता है कि सच में वो इन्वॉल्व था तो भाई उसकी सजा आगे भी बढ़ जाएगी।
लेकिन अगर साबित नहीं होता है कि भाई वो तो नहीं था, तो 3 महीने से ज़्यादा पुलिस उसको नहीं रख सकती है। ठीक है, तो ये आपसे पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकारों के उल्लंघन होने पर किस अदालत में जा सकते हैं। मान लो कोई मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है आपके, तो आप कहाँ पे जाओगे? आप हाई कोर्ट में जाओगे या आप सुप्रीम कोर्ट में जाओगे? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। आप चाहो तो उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट में भी जा सकते हो, आप चाहो तो सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हो। ठीक है, दोनों ही कोर्ट में आप जा सकते हो, ये हमें अधिकार हमारा संविधान देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि न्यायालय में मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए कितने प्रकार के रिट जारी करे जाते हैं? तो 5 प्रकार के रिट जारी करते हैं। आई होप ये सबको पता होगा, चैप्टर में डिटेल में कराया हुआ है, चैप्टर नहीं देखा है तो जाके जरूर देखिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन कब हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट है। मानव अधिकार आयोग जो था ये सन 1993 में इसका गठन हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि जब न्यायालय यानी हमारी कोर्ट को लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया है जिसके वह योग्य नहीं है, तो अदालत उसे किस रिट के तहत काम करने से रोक सकती है? ठीक है, यानी कोई ऐसा व्यक्ति है जो ऐसी पोस्ट पे ऐसे पद पे बैठ गया है, यानी उसने नौकरी प्राप्त कर ली है जिसके वो योग्य नहीं था, यानी किसी गलत तरीके से उसने नौकरी प्राप्त की है। ठीक है, तो ऐसे में उसको काम करने से रोका जाए तो वो कौन से रिट के तहत हमारी कोर्ट उसको रोक सकती है? ठीक है, तो इसको कहा जाता है अधिकार परीक्षा। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे हो जाएगा। अगर आपने चैप्टर की वीडियो देखी है तो आप उसे जरूर देखिए। ठीक है, वहां पे मैंने आपको ये सारी की सारी जो 5 प्रकार की रिटें होती हैं वो सारी वहां पे एक्सप्लेन कर रखी है। अगला क्वेश्चन है कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से यानी लिस्ट से कब हटाया गया था? ठीक है, ऑप्शन आपके सामने है, ध्यान से देखिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1976। 1976 में इसको क्या किया गया था? जो मौलिक अधिकार की लिस्ट होता था उसमें से हटा के इसको सामान्य कानूनी अधिकार बनाया गया है। ठीक है, तो सामान्य कानूनी अधिकार कैसे बनाया गया वो भी हमने चैप्टर में डिटेल में बताया गया है, तो ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से किस संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया? ये तो हमें पता है, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है, तो कौन से संशोधन के द्वारा हटाया गया था? ऑप्शन में है 42वां, 44वां, 46वां। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा हमारा 44वां। ठीक है, यानी 44। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया? देखिए, जिस तरीके से हमको मौलिक अधिकार मिले हुए हैं उसी तरीके से संविधान में मौलिक कर्तव्यों को भी जोड़ा गया है। कर्तव्य क्या होते हैं? कर्तव्य कोई अधिकार नहीं है, कर्तव्य हमारी जिम्मेदारी है जो हमें अपने देश के प्रति रखनी चाहिए। ठीक है, तो वो जो कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य, इसको किस संशोधन के तहत जोड़ा गया है? तो ध्यान से ऑप्शन को देखिए, यहाँ पे जो आपका पहला ऑप्शन है 42वां संशोधन, इसके तहत इसको जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है कि प्रारंभ में कितने मौलिक कर्तव्य थे? तो देखिए, शुरू में 10 मौलिक कर्तव्य थे। ठीक है, लेकिन बाद में उसमें एक और जोड़ दिया गया था, तो कितने हो जाएंगे यहाँ पे? 11 मौलिक कर्तव्य हो जाएंगे। ठीक है, तो प्रारंभ में कितने थे? तो हमारा आंसर हो जाएगा 10, यानी कि ए ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो 11वां यानी जो बाद वाला जो मौलिक कर्तव्य है वो कब और किस संशोधन के तहत जोड़ा गया था? तो ये 2002 में जोड़ा गया था। ठीक है, जो 86वां संशोधन हुआ था इसमें जोड़ा गया था। तो इसमें कौन सी बातें हैं? तो याद रखना, इसमें यह बताया गया है कि जो हमारे यहाँ पे जो 6 साल से लेके 14 साल तक की उम्र के जो बच्चे हैं उनको सरकार फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड करेगी। ठीक है, यानी शिक्षा उपलब्ध करवाएगी। तो माँ बाप का कर्तव्य क्या हो जाता है? माँ बाप का यानी माता पिता का यहाँ पे कर्तव्य ये हो जाता है कि वो अपने बच्चों को एजुकेशन जरूर दिलवाएं। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं, चैप्टर नंबर 3 पे। चुनाव आयोग का गठन कब हुआ? इलेक्शन कमीशन। तो हमारा इलेक्शन कमीशन जो है 1950 में बना था। ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है कि 1989 तक यानी 1989 तक मतदान की कितनी एज होती थी? तो देखिए, आप जानते हो कि आज के समय में वोट देने की एज जो है वो 18 साल है। ठीक है, 18 साल का जो नागरिक है भारत का वो वोट दे सकता है, आप ये जानते हो। लेकिन 1989 से पहले तक ऐसा नहीं होता था। उससे पहले 21 साल का जो होता था वही वोट दे सकता था। यानी पहले वोट देने की उम्र कितनी होती थी? 21 साल, लेकिन उसको बाद में कम कर दिया गया। और कितना कर दिया गया? तो 18 साल। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखो, 1989 में संविधान में संशोधन किया गया यानी बदलाव किया गया और मतदान करने की जो आयु है वो मतलब घटा दी गई, कम कर दी गई। तो वो कितने वर्ष कर दी गई? तो आप क्या कहोगे? 18 वर्ष कर दी गई। ठीक है, पहले कितनी थी? 21 वर्ष थी, लेकिन अब कम करके कितनी कर दी गई? 18 कर दी गई। ठीक है, सिंपल एकदम। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा या विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए
न्यूनतम जो एज है वो कितनी होनी चाहिए? अगर आप लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते हो या विधानसभा का लड़ना चाहते हो तो उसके लिए आपकी कम से कम एज जो होगी वो 25 साल होनी चाहिए। अगर आप 25 साल से छोटे हो तो आप इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करोगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा कार्य चुनाव आयोग नहीं करता है, ठीक है। कौन सा काम है जो चुनाव आयोग नहीं करता है? तो ध्यान से देखिए, मतदाता सूची चुनाव आयोग तैयार करता है, ठीक है। उम्मीदवार का नामांकन या मतदान केंद्र की स्थापना, आचार संहिता लागू करवाना सब इलेक्शन कमीशन करता है। लेकिन ये जो लास्ट वाला ऑप्शन है ना, पंचायत के चुनाव का पर्यवेक्षण, ये नहीं करता है। तो ई ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली में वही प्रत्याशी विजेता घोषित किया जाता है जो क्या, ध्यान से देखो ऑप्शन को, बहुत ध्यान से देखो, जो सर्वाधिक संख्या में मत अर्जित करता है, या जो देश में सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाले पार्टी का सदस्य हो, या चुनाव क्षेत्र के अन्य उम्मीदवारों से ज्यादा मत हासिल करता हो, या 50% से अधिक। देखो 50% वाला ये सीधा काट दो, नहीं होगा, ठीक है। और किसी भी बड़ी पार्टी से हो उससे भी कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि बड़ी पार्टी का भी कैंडिडेट अगर चुनाव में खड़ा होता है जरूरी थोड़ी वो जीत ही जाएगा। तो यहाँ पे भी नहीं। ये आपको सही लगेगा तो बहुत सारे बच्चे इसको तुरंत टिक कर देंगे क्योंकि काफी हद तक ये आंसर सही है। लेकिन इससे भी ज्यादा बेस्ट पॉइंट जो है वो सी पॉइंट है। यानी कि मान लो कोई चुनाव क्षेत्र है, कोई भी सीट है, ठीक है। मान लो उस सीट में 10 कैंडिडेट खड़े हैं, उन 10 कैंडिडेटों में से जो सबसे ज्यादा वोट लेकर आएगा वो जीत जाएगा। तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन से चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा करवाए जाते हैं? बहुत ध्यान से देखो, बिल्कुल सिंपल, एकदम सिंपल आंसर है, नगर निगम या जो पंचायत वगैरह का चुनाव होता है, ठीक है। राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है? तो जो राष्ट्रपति होता है वो 12 सदस्यों को मनोनीत करता है राज्यसभा के अंदर, ठीक है। ये हमने सभी चैप्टर में डिटेल में पढ़े हुए हैं, तो आप चैप्टर में जाइए जरूर। अगला क्वेश्चन है कि भारत में जो प्रथम चुनाव हुए थे वो कब हुए थे? तो देखिए एग्जैक्ट अगर मैं आपको बताऊं तो 1951-52 में चुनाव हुए थे, ठीक है। कब हुए थे चुनाव? 1951-52 में हुए थे। लेकिन इसको 1952 का चुनाव ही कहा जाता है क्योंकि ये संपन्न 52 में हुए थे, रिजल्ट भी इसका 52 में आया था, तो उसको 1952 का चुनाव माना जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखना इस बात को। अगला क्वेश्चन है कि चुनाव के दौरान आचार संहिता कौन जारी करता है? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है भाई, सभी जानते हैं कि जो हमारा इलेक्शन कमीशन है, जो हमारा चुनाव आयोग है, वो आचार संहिता जारी करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आचार संहिता क्या होती है? आचार संहिता कुछ रूल्स होते हैं, कुछ नियम होते हैं, ठीक है, जिसको कौन जारी करता है? चुनाव आयोग जारी करता है। यानी चुनाव आयोग के द्वारा जारी किए गए कुछ रूल्स, कुछ नियम जो है उसको हम आचार संहिता कहते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में किस चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली लागू होती है? तो लोकसभा में तो नहीं होती है क्योंकि लोकसभा में तो हम डायरेक्ट वोट करते हैं। राज्यों की विधानसभा में भी नहीं होती क्योंकि राज्यों की विधानसभा में भी हम डायरेक्ट वोट करते हैं, ठीक है। और स्थानीय निकाय के चुनाव में भी हम डायरेक्ट ही वोट करते हैं, लेकिन राज्यसभा के चुनाव में हम डायरेक्ट वोट नहीं करते। यानी यहाँ पे ये प्रणाली लागू होती है, ठीक है। यहाँ पे राज्यसभा के जो सांसद का चुनाव होता है तो उसमें कौन वोट करता है? ठीक है, तो उसमें हमारे द्वारा जो जिताए गए एमएलए वगैरह होते हैं, एमपी वगैरह होते हैं, वो करते हैं। तो ये हमारा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति है वो कौन करता है? तो ध्यान से ऑप्शन को देखिए, बहुत ध्यान से, ठीक है। राष्ट्रपति सही आंसर हो जाएगा। अगला है वोट का अधिकार। ये कैसा अधिकार है? एक तरह से ये वैधानिक अधिकार है, ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा। भारत में चुनाव कमियां, यानी चुनाव से रिलेटेड कमियां हैं। धर्म के नाम पे वोट मांगना, बिल्कुल ठीक, ये कमी है चुनाव की। जाति के नाम पे, यानी जात के नाम पे वोट मांगना, ठीक है, जाति के नाम पे वोट मांगना, तो ये भी हो जाएगा। चुनाव में पैसा बांटना, या फिर शराब भी बांटी जाती है, कपड़े बांटे जाते हैं, या भी कोई भी लालच, मान लो कोई भी मतलब कोई चीज लोगों को देना जिससे कि वो लालच में आ जाए और उनको वोट दें, तो ये भी गलत है, ठीक है। तो अपना सही आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। यानी ये सारी चीजें ही होती है जो कि चुनाव की कमियां हैं, ठीक है। अगले चैप्टर पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा सरकार का अंग है? तो देखो विधायिका भी है, कार्यपालिका भी है, न्यायपालिका भी है, ठीक है, तो तीनों ही सरकार के अंग है। निम्न में से कौन सा सरकार का अंग कानून बनाता है? तो आप सभी जानते हैं कि विधायिका कानून को बनाती है, कार्यपालिका उसको लागू करती है, और न्यायपालिका अगर कोई विवाद होता है तो उसको सुलझाती है, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा विधायिका। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा सरकार का अंग कानून को लागू करवाता है? विधायिका ने बना दिया, ये तो बनाता है, लागू कौन करवाता है? कार्यपालिका करवाता है, ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राजनीतिक कार्यपालिका किसे कहा जाता है? तो सरकार के प्रधान और उसके जो मंत्री वगैरह जो होते हैं ये सब राजनीतिक कार्यपालिका कहलाएंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस व्यवस्था में राष्ट्रपति राज्य और सरकार दोनों का प्रधान होता है? यानी राष्ट्रपति जो है वो राज्य का भी प्रधान है
और वो सरकार का भी प्रधान है। तो ऐसा कौन सी व्यवस्था में होता है? तो ध्यान से देखिए, अध्यक्षात्मक जो व्यवस्था होती है इसमें इस प्रकार से होता है, यही सिस्टम होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस व्यवस्था में प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान होता है, यानी सरकार का मुख्य होगा प्रधानमंत्री। तो ध्यान से देखिए, तो जो संसदात्मक, ठीक है, संसदात्मक जो व्यवस्था होती है उसमें जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो क्या होता है? वो सरकार का प्रधान होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस व्यवस्था में राष्ट्रपति देश का प्रमुख होता है और प्रधानमंत्री जो होता है वो सरकार का प्रमुख होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा अर्ध अध्यक्षात्मक व्यवस्था। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किस तरीके से होता है? सीधा जनता के द्वारा? बिल्कुल भी नहीं होता। प्रत्यक्ष चुनाव के जरिए? बिल्कुल भी नहीं होगा। यहाँ पे हम क्या कहेंगे सही आंसर? अप्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा, यानी हम नहीं देते वोट राष्ट्रपति चुनाव में, हमारे द्वारा जो जिताए गए कैंडिडेट है, जिस एमएलए को हमने वोट देके जिताया है, जिस एमपी को हमने वोट देके जिताया है, वो आगे करते हैं वोटिंग। ठीक है, तो ये हमें समझना था। अगला है कि राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है? बिल्कुल हटाया जा सकता है। कौन हटाएगा? प्रधानमंत्री नहीं हटाएगा, न्यायपालिका ये भी नहीं हटाएगी, संसद हटाएगी। ठीक है, तो केवल संसद के द्वारा ही इसको हटाया जा सकता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसके पास वीटो शक्ति है? अब वीटो पावर की बात आ गई है, हमें कुछ सोचना नहीं है, सीधा सीधा हमें आंसर कर देना है राष्ट्रपति। बिना पढ़े आप आंसर कर दो राष्ट्रपति, क्योंकि राष्ट्रपति के पास ही वीटो पावर होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यदि राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए, या मान लो कोई राष्ट्रपति अपने पद से त्यागपत्र यानी कि अपना रिजाइन कर दे, या उस पर कोई महाभियोग लग गया और वो साबित भी हो गया, उसको हटा भी दिया गया हो, तो ऐसे में राष्ट्रपति का पद खाली हो जाएगा। उस समय जो कार्यवाहक राष्ट्रपति बनकर उसकी जिम्मेदारी निभाएगा वो कौन होगा? लोकसभा का अध्यक्ष आप कहोगे बिल्कुल भी नहीं, प्राइम मिनिस्टर तो बिल्कुल भी नहीं होगा, न्यायाधीश भी नहीं होगा, उपराष्ट्रपति होता है वो। ठीक है, उपराष्ट्रपति कहा जाता है उसको। निम्न में से कौन सी प्रधानमंत्री की शक्तियां हैं? ध्यान से देखो, ये सारी प्रधानमंत्री की शक्तियां हैं, एक एक करके पॉइंट पढ़ लो, सब प्रधानमंत्री की शक्तियां। ठीक है, अगला है राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? बिल्कुल सिंपल, आप कहोगे राष्ट्रपति। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत में लोक सेवकों की नियुक्ति किस आधार पे होती है? तो वो उनकी दक्षता के आधार पे होती है, उनकी योग्यता के आधार पे होती है। ठीक है, तो आप बाकी सारे पॉइंट को काट सकते हो, बी ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं, राष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं, कौन करते हैं भाई? ध्यान से देखो, संसद के दोनों सदनों के सदस्य करते हैं, या संसद एवं राज्य विधानसभाओं के सदस्य करते हैं, या संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य करते हैं, या संसद एवं राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य करते हैं। तो डी ऑप्शन आपका हो जाएगा संसद के निर्वाचित सदन सदस्य, और जो राज्यों की जो विधानसभा होती है जिसको विधानमंडल भी कहा जाता है, उनके जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आईएएस और आईपीएस के लिए उम्मीदवारों का चयन कौन करता है? ध्यान से देखो, संघ लोक सेवा आयोग उसको हिंदी में कहा जाता है। ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग कहा जाता है इसको। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। संसदीय कार्यपालिका का अर्थ होता है, क्या अर्थ होता है? जहां संसद हो वहां कार्यपालिका का होना, गलत। संसद द्वारा निर्वाचित कार्यपालिका, ये भी गलत हो जाएगा। जहां संसद का कार्यपालिका के रूप में काम करती हो, ये भी गलत हो जाएगा। संसदीय कार्यपालिका क्या होती है? ऐसी कार्यपालिका जो संसद के बहुमत के समर्थन पे निर्भर हो। संसद में बहुमत है तो ठीक है, नहीं है तो फिर वो खत्म, तो इसको संसदीय कार्यपालिका कहा जाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है प्रधानमंत्री की नियुक्ति करने में राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति क्या करता है? लोकसभा के सबसे बड़े दल के नेता का चुनाव करता है। ठीक है, बिल्कुल, लोकसभा में जिस पार्टी को सबसे ज्यादा वोट मिले हों, ठीक है, सबसे ज्यादा जिसकी सीटें आई हों, उस दल से ही मतलब जो बड़ा नेता होगा उसको वो प्रधानमंत्री के रूप में चुनेगा। ठीक है, अगला चैप्टर नंबर 5 को देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा सरकार का अंग कानून बनाता है? तो कानून बनाने का काम कौन करती है? विधायिका करती है। ठीक है, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, मुझे लग रहा है क्वेश्चन रिपीट हो रहा है ये। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कानून बनाने के अलावा विधायिका का अन्य काम क्या है? तो ये बहस का एक मंच होती है, क्योंकि यहाँ पे बहस होती है, आपने टीवी चैनल पे देखा होगा, आपस में नेता लड़ रहे होते हैं, एक दूसरे से बहस करते हैं, यहाँ पे विरोध प्रदर्शन होता है, यहाँ पे सहयोग भी दिखता है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत की राष्ट्रीय विधायिका का नाम क्या है? तो हमारी जो राष्ट्रीय विधायिका होती है इसको हम संसद कहते हैं। ठीक है, संघ की विधायिका भी इसको कहते हैं। राज्यों की विधायिका को क्या कहा जाता है? तो राज्य की जो विधायिका होती है इसको हम विधानसभा कहते हैं। ठीक है,
मान लो पेपर में विधानसभा ऑप्शन ना मिले और आपको विधानमंडल लिखा हुआ मिले तो आप विधानमंडल भी टिक कर दोगे, क्योंकि इसको विधानमंडल भी कहा जाता है, ठीक है, दोनों कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि संसद के कितने सदन होते हैं? आप सभी जानते हैं 2 सदन है हमारी संसद के, ठीक है, राज्यसभा और लोकसभा। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा के सदस्यों को कितने साल के लिए चुना जाता है? 5 साल के लिए जीत के आते हैं, आप सभी जानते ही हैं, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा में किन 2 सीटों पर राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत करने की प्रक्रिया खत्म कर दी गई है? तो देखिए, अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं, संसद के 2 सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा, ठीक है, ये हमने पढ़ा हुआ है। राज्यसभा में जो राष्ट्रपति होता है वो 12 मेंबर्स को, 12 सदस्यों को, ठीक है, मनोनीत करता है। लोकसभा में भी राष्ट्रपति के पास पावर होती थी 2 सदस्यों को मनोनीत करने की, जिनको एंग्लो इंडियन कहा जाता था। क्या कहा जाता था? एंग्लो इंडियन समुदाय से होते थे वो। अब ये जो व्यवस्था है ना, ये हमारे देश में आज़ादी से लेकर अभी तक चली आ रही थी, लेकिन अब इस व्यवस्था को खत्म कर दिया गया है। आपसे यही पूछा है कि वो कौन सी सीटें होती थी, मतलब जिनको मनोनीत किया जाता था राष्ट्रपति के द्वारा, जो अब खत्म कर दी गई है, ठीक है, तो एंग्लो इंडियन वाली प्रक्रिया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से लोकसभा किन विषयों पर कानून बना सकती है? तो देखिए, बहुत ध्यान से देखना है, इसका सही आंसर होगा ए और सी दोनों, यानी संघ सूची के विषय, जो केंद्र के विषय हैं उस पर तो हमारी संसद जो है, ठीक है, लोकसभा जो है कानून बना देगी, लेकिन जो संवर्ती सूची के विषय होते हैं उस पर भी बना देगी, ठीक है। अब ये क्या राज्य सूची, संवर्ती सूची, संघ सूची क्या होता है, चैप्टर में बताया हुआ है, वहां पे देखो। यहाँ बताऊंगा तो थोड़ी वीडियो बड़ी हो जाएगी, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। धन विधेयक को केवल डैश में ही प्रस्तुत, संशोधित और अस्वीकृत किया जा सकता है, ठीक है। तो धन विधेयक को केवल और केवल लोकसभा में ही लाया जाता है, ठीक है, वहीं पे संशोधित होगा या वहीं पे अस्वीकृत भी करना होगा तो वो वहीं पे होगा, यानी लोकसभा ही इसका सही आंसर है। कानून निर्माण से पहले क्या कहलाता है? कानून निर्माण से पहले विधेयक कहलाता है, ठीक है, यानी जब कानून, विधेयक होता है ना, प्रारूप होता है एक तरह से, तो कानून बनने से पहले विधेयक कहलाता है। विधेयक ही बाद में जाके क्या बन जाता है? कानून बन जाता है, बिल्कुल सिंपल है। 11वां क्वेश्चन है, यदि मंत्री के अलावा, यानी मंत्री नहीं आ रहा, उसके अलावा कोई सदस्य विधेयक को प्रस्तुत करेगा तो उसको क्या कहा जाएगा? उसको कहा जाएगा प्राइवेट बिल, एक तरह से, यानी जो निजी सदस्य होते हैं उनके द्वारा भेजा गया जो विधेयक है। यदि विधेयक को मंत्री ही प्रस्तुत कर रहा है तो उसको क्या कहा जाएगा? अगर मंत्री खुद कर रहा है तो उसको सरकारी विधेयक कहा जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राज्यसभा किस विधेयक को अस्वीकार नहीं कर सकती है? अभी हमने इसका आंसर आपको किसी दूसरे क्वेश्चन में बता दिया है, आप तुरंत अंदाजा लगा दोगे। धन विधेयक। क्यों? क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, धन विधेयक को केवल लोकसभा में ही लाया जाता है, वहीं स्वीकृत अस्वीकृत जो भी करना है वहीं होगा, राज्यसभा में नहीं होगा, ठीक है। तो राज्यसभा जो है वो धन विधेयक को अस्वीकार नहीं कर सकती है, ठीक है। आगे चलो। राज्यसभा कितने दिनों तक धन विधेयक पर कोई निर्णय नहीं लेती तो उसे पारित मान लिया जाता है? अगर मान लो कोई धन विधेयक लोकसभा से तो पास हो गया है, ठीक है, राज्यसभा में है, अगर वो 14 दिन तक वहां पड़ा हुआ है, लेकिन राज्यसभा उस पर कोई फैसला नहीं ले रही है, तो उसको अपने आप ही पारित मान लिया जाता है, ठीक है। तो मैक्सिमम 14 दिन है यहाँ पे, तो ये सी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में से कौन से संसदीय नियंत्रण के साधन है? देखिए, संसदीय नियंत्रण का साधन जो है ये सारे हैं, बहस और चर्चा भी है, अविश्वास प्रस्ताव भी है, कानूनों की स्वीकृति या अस्वीकृति भी है। तो अपना सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं, चैप्टर नंबर 6 पे, ठीक है, न्यायपालिका। न्यायपालिका में सबसे ऊपर सबसे बड़ी न्यायपालिका कौन सी है? तो सर्वोच्च पे होती है हमारी सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, यानी हमारी सर्वोच्च न्यायालय। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अर्थ है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता का क्या अर्थ है? तो देखिए, इसका मतलब होता है विधायिका और कार्यपालिका उस पर कोई हस्तक्षेप ना करें। क्या ये ठीक है? बिल्कुल ठीक है। जज जो है वो बिना किसी डर के, बिना किसी भेदभाव के अपना काम कर सके। क्या ये ठीक है? ये भी ठीक है। जज का कार्यकाल निश्चित भी होता है, ये भी ठीक है। तो अपना क्या हो जाएगा आंसर? डी। ये सारे के सारे पॉइंट जो है वो न्यायपालिका की स्वतंत्रता को दिखा रहे हैं, ठीक है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कब 3 वरिष्ठ जजों की अनदेखी करके डैश एन रे को मुख्य न्यायाधीश बनाया गया? तो ये बात है सन 1973 की। हुआ क्या था कि सन 1973 में जो 3 वरिष्ठ जज थे जिन, ठीक है, उनको इग्नोर कर दिया गया था और एन रे को, ठीक है, मुख्य न्यायाधीश यानी कि सीजीआई बना दिया गया था, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना दिया गया था, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जनहित याचिका किस देश के द्वारा अपने संविधान में शामिल की गई थी?
तो जो जनहित याचिका है ये यूएसए के द्वारा शामिल की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, संविधान किसी कानून को गैर संवैधानिक घोषित कर सकता है। ठीक है, किसी कानून को संविधान गैर कानूनी घोषित कर सकता है, कौन से आर्टिकल के तहत ऐसा होता है, तो इसको आर्टिकल 13 कहा जाता है। ठीक है, अनुच्छेद 13 के तहत। अगला क्वेश्चन है, इसको बहुत ध्यान से देखना, पेपर में अगर ये क्वेश्चन आ जाएगा बहुत सारे बच्चे गलत कर सकते हैं, क्योंकि इसका आंसर 2 बनेंगे। कैसे बनेंगे समझिए। क्वेश्चन है कि न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकारों को लागू करवाने के लिए रिट जारी करता है। ठीक है, आपको पता है कि अगर मान लो मेरे या आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप कोर्ट में जा सकते हो, ये मैंने आपको चैप्टर में बताया है। तो कौन सी कोर्ट में जा सकते हो, तो आपको ये भी पता होगा कि हम सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं, हम हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं। ठीक है, हमने पढ़ा हुआ है ये। अब देखो, सुप्रीम कोर्ट में मगर अगर मान लो आप सुप्रीम कोर्ट में गए हो तो सुप्रीम कोर्ट आपकी समस्या को सुनेगा और रिट जारी करेगा। तो सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करेगा तो वो किस आर्टिकल के तहत करेगा, आर्टिकल 32 यानी आर्टिकल 32 के तहत करेगा। यानी सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार प्राप्त है कि अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का कोई हनन करता है तो सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के अनुसार उसके मौलिक अधिकार उसको वापस दिलाने के लिए रिट जारी करेगा। ये तो सुप्रीम कोर्ट हो गया। अगर मान लो आप सुप्रीम कोर्ट नहीं गए या मेरे मौलिक अधिकारों का हनन हुआ, मैं सुप्रीम कोर्ट नहीं गया, मैं कहाँ चला गया, मैं हाई कोर्ट चला गया। मान लो अगर मैं हाई कोर्ट चला गया, ठीक है, तो हाई कोर्ट में जाने के बाद ध्यान से समझना, हाई कोर्ट में जाने के बाद हाई कोर्ट जो है वो आर्टिकल 226 का इस्तेमाल करेगी। यानी हाई कोर्ट को, यानी हमारी जो उच्च न्यायालय होती है, उसको भी अधिकार प्राप्त है रिट जारी करने का। किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 226 यानी 226 के तहत। ठीक है, तो पेपर में ये क्वेश्चन किस लैंग्वेज में आएगा, यहाँ तो मैंने आपसे ये बोला ही नहीं कि न्यायालय, मैंने केवल न्यायालय लिख दिया। अगर हाई कोर्ट का पूछेंगे तो अलग आर्टिकल होगा, सुप्रीम कोर्ट का पूछेंगे तो अलग आर्टिकल होगा। ठीक है, अगर मान लो आपको ये नहीं दे रखा इस तरीके से तो आप बस आंसर में ये दोनों ढूंढना, अगर 32 मिलता है तो 32 पे लगा देना। अगर उसमें नहीं मतलब इस तरीके से डिफाइन नहीं करा कि कौन सी कोर्ट की बात चल रही है तो 32 अगर ऑप्शन में है तो 32 लगा दो, अगर 32 ऑप्शन में नहीं है, 226 ऑप्शन में है तो 226 लगा दो। ये आपको थोड़ा सोच समझ के करना पड़ेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट किस शक्ति के तहत किसी कानून की संवैधानिकता की जांच कर सकती है, तो उसके पास एक शक्ति होती है जिसको कहा जाता है न्यायिक पुनरावलोकन। ठीक है, बी ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। अपील का सबसे बड़ा कोर्ट कौन सा है, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, सबसे बड़ा कोर्ट सुप्रीम कोर्ट। निम्न में से किस न्यायालय के फैसले सबको मान्य होंगे, तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले सबको मान्य होंगे। ठीक है, सारी कोर्ट को। न्यायाधीश को हटाया जा सकता है, किसके द्वारा हटाया जा सकता है, महाभियोग के द्वारा। ठीक है, महाभियोग अगर साबित होगा तो ही, अगर साबित नहीं हुआ था तो नहीं हटाया जा सकता। फिर निम्न में से किसके फैसले की व्यक्तिगत आलोचना नहीं की जाती, मान लो कोई जज ने कोई फैसला सुनाया है तो उसकी व्यक्तिगत आलोचना नहीं की जाती। न्यायपालिका का कार्य नहीं है, क्या काम नहीं है न्यायपालिका का, ठीक है, तो देखो कानून का निर्माण करना ये न्यायपालिका का काम नहीं है। ठीक है, मौलिक अधिकारों की रक्षा करना न्यायपालिका का काम है, कानून की सर्वोच्चता को सुनिश्चित करना भी न्यायपालिका का काम है, कानून के शासन की रक्षा करना भी न्यायपालिका का काम है, लेकिन कानून को बनाना न्यायपालिका का काम नहीं है। कौन सी अदालत फौजदारी और दीवानी मुकदमे पर सुनवाई करती है, ठीक है, तो ये होती है अधीनस्थ न्यायालय यानी सब ऑर्डिनेट कोर्ट इसको कहा जाता है। जिले में दायर मुकदमे कहाँ पे जाते हैं, जो जिला न्यायालय होता है यानी जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है वहां पे जाता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का तबादला यानी ट्रांसफर कर सकते हैं, कौन कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, यानी सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय कर सकता है। भारत में न्यायपालिका की संरचना कैसी है, सोचिए, तो ये हमने पढ़ा हुआ है, हमारे यहाँ पे जो पिरामिड शेप में है। ठीक है, मैंने आपको पढ़ाया था ना चैप्टर में, इस तरीके से पिरामिड, सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट था। ठीक है, फिर आप हाई कोर्ट पढ़ रहे थे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट, ये सब हमने पढ़ा था चैप्टर के अंदर, अगर आपने ध्यान से देखा हो तो ये था। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे जो 6 चैप्टर आ रहे हैं, सभी 6 के 6 चैप्टर के मैंने एमसीक्यू क्वेश्चन इंपॉर्टेंट करा दिए हैं, और इन क्वेश्चन को ध्यान से देख के जाइए, याद करके जाइए। पेपर में क्या होता है, हो सकता है क्वेश्चन यही रहेंगे, लैंग्वेज घुमा दी जाएगी। ठीक है, सीधे सीधे जैसे मैंने बताया, हो सकता है इस तरीके से ना किसी और लैंग्वेज में पूछ लें, तो क्वेश्चन को याद करके जाना है, रट के जाना है, तैयार करके जाना है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, शेयर कर दें ज़्यादा से ज़्यादा, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।